आज पूरे देश में जेपी की जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। कोयलांचल धनबाद में भी भाजपा द्वारा जेपी के जयंती के अवसर पर प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जो बीसीसीएल के कम्युनिटी सभागार में आयोजित की गई है। इस कार्यक्रम में पूर्व मंत्री सरजू राय शामिल हैं, जो भाजपा के संयोजक भी हैं। और इस कार्यक्रम में पूरे झारखंड भर के प्रतिनिधि पहुंचे हुए हैं, जहां पे उन्होंने एक ही सुर में चर्चा की है कि भाजपा आगामी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में उतरे, और खास तौर पे सरजू राय को मैदान में उतारने की वकालत सबने की है। अब यह है कि इस पर चर्चा करने के लिए सीधे हम पूर्व मंत्री सरजू राय जी से बात करते हैं कि उनका इरादा क्या है। सर, सभी ने एक सुर में है, आप ही को कहा है कि अब मैदान में उतरिए, लोकसभा और विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी मैदान में उतरे, तो क्या तैयारी मान लिया जाए? आज जेपी के जयंती के साथ ही आपने 3 घोषणा किया है अपने पीछे के बैनर में। उसमें लिखा है बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार, और जेपी का भी आंदोलन का यही मुख्य मुद्दा था, संपूर्ण क्रांति का। तो आज की शुरुआत मान लें हम? ने एक अभियान की शुरुआत हम लोगों ने किया है, आज उसको गति देने का प्रयास हुआ है। और यह मामला विशुद्ध राजनीतिक नहीं है, समाज को लेकर हम चलेंगे। जैसा जेपी कहते थे, संपूर्ण क्रांति की बात, जिसको निरंतर क्रांति, सतत क्रांति भी कहते थे, कि क्रांति की प्रक्रिया लगातार चलने वाली है। एक बार कोई परिवर्तन हो जाता है तो अब परिवर्तन भी उचित रास्ते पर चले, इसके लिए फिर से बदलाव की जरूरत हो तो बदलाव करना चाहिए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तो कहते थे कि जिस तरह से हम रोटी को बढ़िया सेकने के लिए तवा पर उलटते पलटते हैं, उसी तरह से व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमको सत्ता को भी उलटते पलटते रहना चाहिए। तो ये बड़े लोग थे, इनका दर्शन था। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इनके दर्शन के मूल सूत्र को पकड़कर हम समाज में फिर से उन बातों को कहें। तो आज का ही एक विनम्र प्रयास है। लेकिन आपने कहा कि पक्ष विपक्ष में सब में भ्रष्टाचारी बैठे हुए हैं। ईडी ही अगर कार्रवाई कर रही है, वैसे अभी ईडी ज्यादातर कार्रवाई विपक्ष पे कर रही है, लेकिन उसमें है कि बहुत सारे लोगों को के खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए, जैसा कि आपने कहा कि अगर हेमंत सोरेन सरकार में अगर दागी हैं या हेमंत सरकार पर अगर आरोप लग रहे हैं, तो पूर्व की सरकार भी इससे वंचित नहीं है। तो कार्रवाई एक तरफा नहीं हो, निष्पक्ष होना चाहिए, एजेंसी कोई भी। सही बात, कार्रवाई निष्पक्ष होनी चाहिए। अब ईडी ने इस सरकार से ही आरंभ किया है, इसलिए केंद्र बिंदु ये सरकार है। मगर जब जांच कर रहे हैं और जांच के दौरान लगता है कि नहीं, इसके सूत्र पीछे तक हैं, तो उसको भी समेटना चाहिए। मेरा हमेशा से अनुरोध रहा है, और जिन मुद्दों को मैंने उठाया है उन मुद्दों को मैं अंजाम तक ले जाने का प्रयास करता हूं। अच्छा, आप दिल्ली गए थे, ईडी के अधिकारियों से मिले भी हैं, किस मुद्दे पर बात हुई? देखिए, ईडी के जो अधिकारी हैं, ये जैसे हम आप मिलकर बात कर रहे हैं, वैसा बात करना उनकी कार्य संस्कृति का हिस्सा नहीं है। कई लोग हैं जिनसे प्रत्यक्ष परोक्ष किसी के माध्यम से बात हो जाती है, तो हम लोग तो अपनी बात पहुंचा देते हैं, लिख कर, बोल कर, व्हाट्सएप कॉल करके। जो वस्तु स्थिति रहती है उनको हम पहुंचा देते हैं। ईडी के अधिकारी किसी से भी खुलकर मिलने में परहेज करते हैं। सूचना संग्रह में अगर हमारी ज़रूरत होगी तो ज़रूर हमको बुलाकर मेरे यहाँ आकर वो सूचनाएं ले लेते हैं। नहीं, आपने नियुक्ति घोटाला की बात कही थी, जो विधानसभा में नियुक्ति घोटाला हुआ था, उसकी फाइल के बारे में कहा था कि वो पत्र मेरे पास हैं और उस पत्र को मैं सार्वजनिक करूंगा। नहीं, विधानसभा में नियुक्ति घोटाला के बारे में है। इस सरकार के भीतर जो भ्रष्टाचार की जांच ईडी ने किया है, और यहाँ के मुख्य सचिव को और एसीबी के डीजी को पत्र लिखा है, तो अब तो ईडी ऑफिस से चला हुआ पत्र राज्य सरकार की फाइलों में भी है। और राज्य सरकार की फाइल कितना भी गोपनीय रखी जाएगी तो कोई ना कोई सूत्र उस तक अपनी पहुंच बना लेता है। इसीलिए मैंने 2-4 दिनों का समय दिया है, कि मुझे विश्वास है जब मैं अगले 16 अक्टूबर को रांची पहुंचूंगा, तब तक रांची में मेरे लिए उन पत्रों की व्यवस्था कोई ना कोई कर चुका होगा। इसलिए मैंने कहा है कि उस पत्र में क्या है ये सरकार को खुद बता देना चाहिए, मुख्य सचिव महोदय को खुद ही सार्वजनिक करना चाहिए। एसीबी क्यों नहीं जांच कर रही है और सरकार क्यों नहीं एफआईआर कर रही है, इसके बारे में तो जवाब देना पड़ेगा। जब आपको लिखे गए पत्रों में पूरे सबूत हैं और मुकम्मल सबूत हैं और सही सबूत हैं, अगर ये बातें हैं, तो आप पत्र को जारी कर दीजिए। आप नहीं जारी करिएगा तो आप कहीं भी छुपा कर रखिएगा। ये पत्र कोई गोपनीय प्रकृति के पत्र नहीं है, ये सामान्य पत्र हैं और हर व्यक्ति को इनके बारे में जानने का अधिकार है।
इसलिए मैं भी 2-4 दिन बीतेगा तो जरूर मैं इनके कार्यालयों से इसकी जानकारी प्राप्त कर लूँगा। जी। पिछले दिनों बाबूलाल जी आए थे धनबाद, उनसे बातचीत हुई थी, आपके बारे में कहा कि पार्टी में अगर भाजपा में वो आना चाहें तो आपकी पार्टी उनको लेकर क्या सोच रही है। उन्होंने कहा कि सरजू राय जी हमारे सम्मानित नेता हैं और प्रधानमंत्री से भी उनकी बात होती रही है, अगर वो इस पे अगर पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व हमसे कुछ मांगेगा तो हम उस पर अपना विचार देंगे, और किसी के कहने या किसी के कहने में वाली बात नहीं है। सही बात कहा बाबूलाल जी ने। ये किसी भी संगठन की कार्य संस्कृति भी यही होनी चाहिए। अगर कोई उनसे पूछता है वो बताएंगे, मुझसे भी कोई पूछता है तो मैं अपनी बात बताऊंगा, मगर मेरी अपनी तरफ से कोई भी पहल किसी प्रकार से करने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि मैंने पिछली बार भी आपसे या कहीं और कहा था कि भाई मुझे तो बीजेपी ने 2019 में निपटा दिया था। जमशेदपुर की जनता ने 5 साल का बोनस दे दिया, तो मैं तो उस बोनस को ही एंजॉय कर रहा हूँ, और इसके बाद कुछ और मिले इसके लिए कोई आकांक्षा शेष नहीं रह गई है। मगर साथियों को लगता है, देश को लगता है, कोई मुझे इस लायक समझता है कि मैं उसके किसी अभियान में, काम में सहयोगी हो सकता हूँ, तो मुझे इससे परहेज भी नहीं है। ये बात मैं हमेशा ही खुलकर कहता हूँ। और भाजपा के बारे तो मैं कहता हूँ कि भाई अगर आप के सामने बाघ आ जाएगा तो जो करना होगा बाघ करेगा, आदमी तो नहीं करेगा बाघ के सामने। तो भारतीय जनता पार्टी तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, वैश्विक स्तर की पार्टी है। तो लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भाजपा का ही एक दूसरी उसी से निकली हुई एक भाजपा जो आपने खड़ा किया है वो उसी का एक इकाई मानी जा रही है, और पूरे राज्य भर में आपने एक संगठन खड़ा कर दिया है। तो आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में दोनों में मैदान में उतारेंगे आप उम्मीदवार? मैं इसके बारे में स्पष्ट हूँ। ये सही बात है कि भारतीय जनता पार्टी जिस विचार परिवार से जुड़कर चलती है, हम लोगों के भी सारे जो नीति सिद्धांत हैं उसी विचार परिवार से निकले हुए हैं। अब मैं आज भाजपा से अलग हो गया हूं तो कह दूं कि संघ परिवार की नीति गलत है, जिसके साथ में बचपन से हूं, ऐसा नहीं है, वो है। और उस विचार परिवार में एक प्रमुख बात यह भी होती है कि हम राष्ट्रीय दृष्टिकोण रखते हैं। और इस देश में आज देख रहे हैं जिस तरह की घटनाएं इजराइल और फिलिस्तीन के जंग में सामने आ रही हैं, भारत में भी कई लोग इसमें खड़ा हो जा रहे हैं साहब, इसराइल के खिलाफ खड़ा हो गए, हमास का समर्थन कर रहे हैं। तो कल ये स्थिति इस देश के सामने भी तो आ सकती है। जो हमास के समर्थन में खड़ा हो रहे हैं वो भारत के विरोध में भी कभी खड़ा हो सकते हैं। राष्ट्रवाद सर्वोपरि हो। तो हम लोग मानते हैं राष्ट्रवाद सर्वोपरि है। अगर हमको लगेगा कि राष्ट्रवाद के कारण से या राष्ट्र को मजबूत करने के लिए, राष्ट्र की परंपराओं को, राज्य की सभ्यता को, संस्कृति को, राष्ट्र की सभ्यता संस्कृति को अक्षुण्ण रखने के लिए हम लोगों को कोई भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, तो उसमें हम एक कदम पीछे नहीं हटेंगे। और जो राष्ट्र का चुनाव होगा लोकसभा के माध्यम से, उसमें राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय अखंडता ये महत्वपूर्ण है। और हम लोग भी अगर चुनाव लड़ते हैं तो उसी उद्देश्य से लड़ेंगे कि हम भी राष्ट्रीय एकता, अखंडता के लिए, राष्ट्र की सभ्यता, संस्कृति, परंपरा को अक्षुण्ण रखने के लिए ही हम अपना योगदान कर रहे हैं। तो लोकसभा में तो कुछ असमंजस संभव है, मगर विधानसभा के लिए हम लोग बिल्कुल स्पष्ट हैं। तो सभी सीटों पर लड़ेंगे राज्य के सभी? नहीं, ये हम तो कैसे तय कर सकते हैं। मैं तो उस पार्टी में न 3 में हूँ न 13 में हूँ। पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनकी टीम है, यहाँ करीब करीब 18 जिलों के अध्यक्ष यहाँ आए हुए हैं। ये सभी मिलेंगे, बैठेंगे, अपने आप को तौलेंगे, उनकी औकात क्या है इसका विश्लेषण करेंगे। उसके बिना कुछ भी घोषणा कर देना, इसके लिए इसका समाचार की सुर्खियां बन सकता है ये, मगर वस्तुस्थिति से ये नज़दीक एकदम नहीं होगा। तो जहां जहां आप मजबूत होंगे वहां उम्मीदवार उतार सकते हैं 81 में से। अब मजबूत तौलेंगे लोग, अपने आप को तो तौलें, खुद को तौलें। आपने तो पिछली बार अपने बारे में कहा कि लोकसभा से हम उम्मीदवार के तौर पे कहीं उतर सकते हैं, सीट अपने तय नहीं किया था कि मेरी इच्छा है लोकसभा में जाने की, इसको मैं छुपाता भी नहीं हूँ, मगर वह इच्छा एक निर्दलीय के तौर पर पूरा करना बड़ी कठिन है। बड़ा क्षेत्र होता है, बड़े संसाधन लगते हैं, मेहनत करनी पड़ती है। तो एक निर्दलीय के नाते मेरी आकांक्षा अगर है पूरा होना बड़ी मुश्किल है। तो किसी के साथ अलायंस करके लड़ सकते हैं? अब ये भविष्य के गर्त में है। अगर ये महत्वाकांक्षा हमारी लगेगी इतनी दूर तक जाकर कुछ करना चाहिए,
तो जो कोई साथी मिलता है, मगर दो साफ धुरियां हैं एनडीए की और इंडिया की। अब ये दुर्भाग्य की बात है कि इंडिया के लोग फिलिस्तीन की बर्बरता के साथ खड़ा हो रहे हैं और एनडीए इजराइल के साथ खड़ा हो गया है। तो हम लोग तो चाहते हैं कि शांति बहाल होनी चाहिए और किसी भी देश में कोई भी किसी को आतंकित करके झुकाना चाहे, ये नहीं होना चाहिए। और भारत ने भी तो कई वर्षों तक आतंक को देखा है। कब किस सार्वजनिक स्थान पर विस्फोट हो जाएगा कहा नहीं जा सकता था उस समय में, मगर स्थिति बदली है और जिन लोगों ने इसको बदला है इसका श्रेय तो उनको देना ही पड़ेगा। तो लोकसभा में कितने उम्मीदवार उतारने के मैंने आपके अलावा अन्य 14 में से कितने? मैं भी कोई ऐसा नहीं है कि मैं कहीं भी बिना सोचे समझे कूद जाऊं, क्योंकि लोकसभा में पहुंचने की महत्वाकांक्षा इतनी प्रबल नहीं है कि उसके लिए बिना सोचे समझे हम लोग हंसी के पात्र बन जाए। इस बीच में कई बैठकें करेंगे, लोग मीटिंग करेंगे, तय करेंगे, अपने औकात को तौलेंगे, उसके बाद ही इसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। लेकिन चर्चा में बैठक में मैंने 100% देखा है आपके समर्थन में कि आप मैदान में आए, खड़े हों और लोग आपके पीठ पीछे खड़े होने के लिए तैयार हैं, आपको समर्थन के लिए तैयार है। सबने तो यही कहा है। नहीं, सबों ने ये कहा है, सबों ने कहा है। मगर जैसे श्मशान वैराग्य हो जाता है ना, श्मशान घाट जाते हैं तो लगता है कि सबकी यही नीति है। वैसे जो सभा सम्मेलन होते हैं, कोई भी चीज़ उपलब्ध कराने के लिए तत्पर रहें, तो ये मानसिकता ऐसी ही है। इस मानसिकता को तो वास्तविकता की कसौटी तो तटस्थ तो नहीं रहेंगे ना, मैदान में सक्रियता तौर पे उतरेंगे, तटस्थ तो नहीं रहेंगे। तो नहीं रहेंगे हम लोग, क्योंकि दिनकर जी ने कहा है कि जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध। तो अभी आप सुन रहे थे सरजू राय जी को, जो साफ तौर पे दिनकर की कविताओं से अपनी बात को उन्होंने समाप्त किया है कि तटस्थ जो रहेगा समय उसका भी इतिहास लिखता है, इसलिए वो राजनीति के मैदान में तटस्थ नहीं रहेंगे। और ये बात भी उन्होंने साफ तौर पे क्लियर कर दिया है कि आगामी लोकसभा चुनाव और विधानसभा के चुनाव में उनकी पार्टी उतरेगी जरूर, लेकिन कितने सीटों पर उतरेगी, कहां से उतरेगी, इस पर उन्होंने कुछ भी पत्ता नहीं खोला है। वो कहां से चुनाव लड़ेंगे इस पर भी अभी सस्पेंस बरकरार है। सहयोगी रोहन के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज़ एएनपी, धनबाद।